Hi and welcome to Deep Learning from Scratch and also welcome to the Fahad Hussain YouTube channel. Last session तक हमने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप को डिस्कस किया और उससे पहले तक अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करूं तो सबसे पहले हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर मल्टीपल मॉडल्स को डिस्कस किया जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क देखा और अनसुपरवाइज्ड के अंदर हम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप तक चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन के अंदर हम अनदर इंपॉर्टेंट मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर, जिसको हम बोल्ट्जमैन मशीन या फिर रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन कह रहे होते हैं। लेकिन इस सेशन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि बोल्ट्जमैन मशीन एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बोल्ट्जमैन फैक्टर को डिस्कस करें। ऑलरेडी जितनी चीज़ें भी मैंने इससे पहले वाले सेशन पर डिस्कस कर रखी हैं वो मेरे यूट्यूब पर मौजूद है। आप डायरेक्टली यूट्यूब पर आने के बाद फहद हुसैन CS के जरिए से मुझे सर्च कर सकते हैं, लिहाजा वो तमाम चीज़ें मैं आपको शो करता चलूँ। यूट्यूब पर आने के बाद फहद हुसैन CS के जरिए से आप मुझे सर्च करेंगे, मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे और वो तमाम वीडियो से आप फैसिलिटेट हो सकते हैं जो अब तक मैंने कर चुका है, अपलोड कर दिया मैंने, और जो अपकमिंग डेज में मुसलसल अप टू डेट में इसे करता रहता हूँ। इसके अलावा जो भी कोर्स सेशन होता है या स्लाइड सेशन होती है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ वो फ्री टू डाउनलोड है मेरे ब्लॉग पर। फहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप फहद हुसैन CS blogspot.com पर आ सकते हैं और उसके बाद एक सेपरेट टैब मैंने यहाँ पे डीप लर्निंग का दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आप फ्रीली क्लिक टू डाउनलोड करके उन तमाम चीज़ों से फैसिलिटेट हो सकते हैं। बैक टू द स्लाइड। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग पे जिक्र किया कि हमने ये 4 इंपॉर्टेंट मॉडल्स को हमने डिस्कस किया और इन चारों मॉडल्स के अंदर ऑल्दो वो सुपरवाइज्ड हो या अनसुपरवाइज्ड हो उसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। वो बेसिक सिमिलैरिटीज़ क्या हैं कि ये जितने भी मॉडल्स हैं उसके अंदर जो डेटा का फ्लो है यानी ये डायरेक्टेड एक डायरेक्शन पर मौजूद है। अगर आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क देखें या कन्वोल्यूशनल देखें या रिकरेंट देखें तो इसमें जो डेटा का फ्लो है वो एक डायरेक्शन पर है। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये तमाम मॉडल्स हमारे पास क्या थे, डायरेक्टेड थे। लेकिन जो बोल्ट्जमैन मशीन है वो हम इस चीज़ से क्या है, डिफर है, ठीक है ना, वो डिफरेंट है इन चीज़ों से। और वो किस तरह से, सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे हम बोल्ट्जमैन मशीन की और उसके बाद समझेंगे कि बोल्ट्जमैन मशीन किस तरह से बाकी तमाम मॉडल से डिफरेंट है या क्या उसमें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ज़रिए से वो डिस्टिंग्विश होता है इन तमाम चीज़ों से जो कि डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो डेफिनेशन पे बताया जाता है कि ए बोल्ट्जमैन मशीन इज अ नेटवर्क ऑफ सिस्टमैटिकली कनेक्टेड न्यूरॉन्स लाइक यूनिट दैट मेक स्टोकेस्टिक डिसीजन। जिस तरह से डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क है उसी तरह से ये एक सिस्टमैटिक कनेक्टेड न्यूरॉन्स है और ये क्या बना रहा होता है, स्टोकेस्टिक डिसीजन बना रहा होता है। स्टोकेस्टिक क्या है अभी बात हमें समझ में आएगी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। About whether to be on or off, Boltzmann machine have a simple learning algorithm that allow them to discover interesting features in data set composed of the binary vector। यानी ये एक सिंपल एल्गोरिथम है जो इस चीज़ को किस बेस पर डिस्कवर कर रहा है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पर डिस्कवर कर रहा है अपने आप को डेटा सेट में, जिसके ज़रिए से आप अपने डेटा को बाइनरी फैक्टर के अंदर या बाइनरी वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं जो उसका आउटकम है। ठीक है, इस चीज़ को हम डायग्राम के फॉर्म पर समझते हैं। देखो, इससे पहले तक जो भी हमारे पास न्यूरल नेटवर्क था उसके अंदर हमारे पास 3 सेपरेट लेयर्स होते थे, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। ठीक है, लेकिन बोल्ट्जमैन जैसे मैंने डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से स्टार्टिंग पे जिक्र किया डिफरेंट है, बल्कि साथ ही साथ इसके जो डायग्रामेटिक व्यू है उसमें भी चेंजिंग है। इस चीज़ को समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नोट्स है, आई एम यूजिंग माउस, दैट्स व्हाई ड्राइंग जो है वो थोड़ी मीनिंगफुल नहीं बना पाऊँ शायद मैं, लेकिन मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको वो मीनिंगफुल स्लाइड्स भी दिखा दूंगा। तो तमाम नोट्स को मैंने सबसे पहले इंटरकनेक्ट किया आपस में, ठीक है, और साथ ही साथ हर एक नोड को दूसरे नोड्स के साथ इस तरह भी मैंने कनेक्ट कर दिया। इसी तरह ये नोड आपस में इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली दिस वन, ठीक है, एंड ऑल्सो दिस वन एंड सो ऑन। तो एज्यूम करता हूं कि ये जो पार्ट है हमारा, ये सिर्फ ये एरिया जो है वो इनपुट है यानी इनपुट लेयर है, और ये जो कंप्लीट पार्ट था हमारा ये हमारा हिडन पार्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि जो मैंने यहां पर विजुलाइज करके आपको बोल्ट्जमैन मशीन की विजुलाइजेशन दिखाई, इसमें आप डेटा के फ्लो में कोई डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं।
तो मैं कह सकता हूं कि ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है या फंडामेंटल डिफरेंस है दूसरे तमाम सुपरवाइज या अनसुपरवाइज मॉडल में, जिसमें डायरेक्शन मौजूद होती है, इसमें डायरेक्शन मौजूद नहीं है। दूसरी बात ये कि इसमें 3 इनपुट्स जो लेयर्स होते हैं हमारे पास, इनपुट या हिडन या आउटपुट, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 लेयर्स हैं। तो पहला लेयर्स हमारे पास हिडन इनपुट था जो कि मैंने इंडिकेट करके दिखाया, और सेकंड चीज क्या है यहाँ पर, वो है हिडन लेयर। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे पास आउटपुट लेयर ही नहीं है तो एक्चुअली हम ये काम कर क्यों रहे हैं, ठीक है, इससे आउटपुट आने वाला क्या है। तो इस डायग्रामेटिक व्यू से और उसके बेसिक डेफिनेशन से हमें ये बात समझ में आती है कि बोल्ट्जमैन मशीन एक आउटपुट प्रेडिक्शन बेस पर वैल्यू को प्रेडिक्ट करने वाला मॉडल नहीं है, बल्कि बाय इटसेल्फ ये खुद क्या है, एक जनरेटिव फॉर्म ऑफ द मॉडल है जो डेटा को बाय इटसेल्फ जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है डेटा को। यही वजह है कि इसे हम जनरेटिव या फिर स्टोकैस्टिक डिसीजन मेकिंग डेटा मॉडल भी कहते हैं। तो जो विजुअलाइजेशन मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाई, इससे बात आपको क्लियर हो गई कि बोल्ट्जमैन मशीन अपने आप को किस तरह से विजुअलाइज करता है, इसके 2 लेयर्स कौन कौन से हैं, और इसमें आउटपुट लेयर नहीं है तो ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, स्टोकैस्टिक से क्या मुराद है और डेटा जनरेट से क्या मुराद है, ये भी और भी हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट के जरिए से बात समझ में आने लगेगी। तो जिस तरह से मैंने प्रीवियस स्टेट के अंदर एक विजुअलाइजेशन इमेज बना के दिखाई, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर ये स्टेट इमेज आपको दिखाई जा रही है, जिसके अंदर V1, V2, V3 एंड V4 के कुछ इमेजेस एज अ इनपुट यहाँ पर मौजूद है, जबकि H यहाँ पर हिडन स्टेट को इंडिकेट कर रहे हैं। बाकी तमाम चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड पर आपको करके दिखाया। अब यहाँ पर हम जनरेटिव फॉर्म को समझते हैं। तो जेफरी हिल्टन अकॉर्डिंग टू द हीज आर्टिकल ऑन बोल्ट्जमैन मशीन, तो उन्होंने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की एग्जांपल देकर इस बात को समझाने की कोशिश की। तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा तफसीलन आपको बताना चाहता हूँ। तो अज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट के जरिए से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, इसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप कूलिंग टावर देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, जनरेटर देख रहे हैं, टर्बाइन देख रहे हैं, स्ट्रीम्स लाइंस हैं। तो ये तमाम जितने भी इसके अंदर टूल्स मौजूद हैं या हार्डवेयर या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इसके साथ इन्वॉल्व हैं, इन सब का आपस में एक गहरा एक रिलेशन है, ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस इमेज के अंदर जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्क्राइब कर रही है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है, इस सिस्टम के लिहाज से, यानी ये कंप्लीट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं, कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो वॉल है हमारे पास, इसकी थिकनेस क्या है, तो हम इसे कोई कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो यहाँ पर जो सॉइल है, यानी ये जो मिट्टी है, इस पर कितने फीसद नमी मौजूद है, इस चीज़ को भी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसी तरह तीसरी चीज़ की मैं बात करूँ तो ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम पे जो एयर है यानी जो हवा है, उसका क्या दबाव है, किस टेम्परेचर है हवा का, उसमें नमी कितनी है, एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ों को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिस्टम का पार्ट सिस्टम पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लिहाजा यही चीज़ हमें बोल्ट्जमैन मशीन प्रोड्यूस करके दे रही होती है कि वो हर एक सिस्टम के लिहाज से, कंप्लीट सिस्टम के लिहाज से हर एक फैक्टर को डिस्कस करती है, हर एक फैक्टर को देखती है कि एक्चुअली अगर सिचुएशन ये होगी तो नेक्स्ट सिचुएशन पे क्या होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्टेट को कहता हूँ कि ये वॉल के थिकनेस को डिस्कस कर रहा है या वॉल के थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ इनपुट, तो ये हर एक स्टेट के साथ अपनी प्रोबेबिलिटी बताता है। हर एक प्रोबेबिलिटी बताएगा कि अगर स्टेट वॉल की थिकनेस ये होगी तो ये कंडीशन हो सकती है, या 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 व्हाटएवर जितने भी इसके हिडन लेयर्स होंगे या जितने भी इनपुट लेयर होंगे, क्योंकि इनपुट लेयर्स भी आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस इनपुट स्टेट्स की वजह से और आउटपुट स्टेट की वजह से वो तमाम अपने सिस्टम की बिहाफ पर हर एक पॉसिबल आउटकम को कंसीडर करेगा, ठीक है, और यही इसकी ब्यूटी है। इसी तरह से जो भी अनदर फैक्टर मैंने डिस्कस किए उस इमेज पर जो कि प्रीवियसली मैंने बताया, तो इसमें जितने भी फैक्टर्स वो हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बोल्ट्जमैन क्या कर रहा होता है, उन तमाम के प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करता है और बताता है कि हर एक स्टेट पर उसकी क्या नौयत हो सकती है जो कि इस इमेज पर या इस सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं। तो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन थी बोल्ट्जमैन मशीन की कि एक्चुअली बोल्ट्जमैन मशीन क्या है और वो किस तरह से सिस्टमैटिक वे के अंदर काम कर रहा होता है।
ओके, अब बारी आती है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की या फिर बोल्ट्जमैन फैक्टर की। दो अलग अलग चीजें हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उस फॉर्मूले को भी डिस्कस करा बिल्कुल इनिशिएटिव लेवल पे बताऊं कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन या बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या है और ये किस तरह से एक सिस्टम पर बेस कर रहा है, ये फिजिक्स का पार्ट कैसे है, थर्मोडायनेमिक फिजिक्स का पार्ट कैसे है और डीप लर्निंग के अंदर इसे किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको ये चीज इमेज के फॉर्म पर बताया कि किस तरह से ये एक जनरेटिव स्टोकैस्टिक मॉडल है जिसके जरिए से हम एक रिकमेंडेशन सिस्टम जो होता है वो क्रिएट कर सकते हैं, यानी हमारा सिस्टम खुद रिकमेंड करे कि किस नौयत के बिहाफ पर क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है उस स्टेट की, जैसे मैं स्टार्टिंग से डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बोल्ट्जमैन में बताया जाता है कि इट इज अ प्रोबेबिलिटी मेजर्स दैट गिव द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिस्टम विल बी इन अ सर्टेन स्टेट एज अ फंक्शन ऑफ द स्टेट एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ द स्टेट। यानी ये एक प्रोबेबिलिटी मेजर्स है, यानी एक प्रोबेबिलिटी मेजर करता है किस चीज की, दैट गिव्स द प्रोबेबिलिटी, जो कि एक प्रोबेबिलिटी हमें देता है दैट अ सिस्टम विल बी इन अ सर्टेन स्टेट, यानी कोई सिस्टम है उसका जो सर्टेन स्टेट है उसे फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एज अ फंक्शन रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और वो फंक्शन किस चीज के मुताबिक होगा, ऑफ दैट स्टेट एनर्जी, उसके स्टेट एनर्जी के, एंड द टेम्परेचर ऑफ द स्टेट, यानी एनर्जी प्लस टेम्परेचर किसी भी सिस्टम के एक सर्टेन स्टेट के फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और वो फंक्शन हमें उस स्टेट की प्रोबेबिलिटी मेजर कर दिखा रहा होगा। लिहाजा इस एतबार से मैं कह सकता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है, मैं थोड़ी देर के लिए से एज्यूम करता हूं ये हमारा एक कंप्लीट सिस्टम है, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपको ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के पूरे एक एग्जांपल देके बताई, तो ये पूरा एक कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है। इसी तरह से एक सिस्टम बनाया हमने, तो इस सिस्टम के अंदर डिफरेंट स्टेट्स हो सकते हैं, बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं, ठीक है। आप मल्टीपल हिस्सों में इसको आप डिवाइड कर लो, ठीक है ना, डिफरेंट स्टेट हो सकते हैं कुछ भी। तो इसमें से एक स्टेट मैं एज्यूम करता हूं ये स्टेट है आइथ, ठीक है ना, आइथ स्टेट यानी आई स्टेट। तो अगर हम कहते हैं कि आई स्टेट की मुझे प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है एज अ फंक्शन, तो ये किसके बराबर होगा, स्टेट एनर्जी के और टेम्परेचर ऑफ द स्टेट के। तो उस एतबार से बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, विच मीन जो आई स्टेट की प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी एप्सिलॉन माइनस एनर्जी ऑफ आई स्टेट डिवाइड बाय के टी। Here T is the temperature and K is the Boltzmann constant। लिहाजा डायरेक्टली प्रोपोर्शन जब हटेगा अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ I बराबर हो जाएगा 1/Z, ठीक है, जबकि जो एप्सिलॉन माइनस एनर्जी I डिवाइड बाय KT अपनी जगह बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पर Z क्या चीज है, Z यहाँ पर इंडिकेट करता है पार्टीशन फंक्शन को। पार्टीशन फंक्शन से मुराद ये है कि जितने आई स्टेट यहाँ पर, जिस तरह से मैंने आई स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, तो ये डिफरेंट स्टेट्स पर बेस करता है, डिफरेंट पार्टीशन पर। तो उन जो डिफरेंट पार्टीशन स्टेट का सम है, ठीक है ना, जितने पार्टीशन स्टेट का सम है वो यहाँ पर Z को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी Z को अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्म पर, यानी जिस तरह से एनर्जी बेस्ड मॉडल होता है फिजिक्स के अंदर, उस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये Z हमारे पास एट लास्ट इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है समेशन फॉर्म पर, जो कि एप्सिलॉन माइनस एनर्जी स्टेट ऑफ J डिवाइड बाय KT के फॉर्म पर आता है। ये किस तरह से आ रही है ये चीज मैं अभी आपको फैक्टर के फॉर्म पर बताता हूं, तो बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी जो फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड हमारे पास यही है। अगर आप ये भी लिखते हैं या इस चीज से भी बोल्ट्जमैन को समझाना चाहते हैं तो ये यहाँ तक बिल्कुल अप्रोप्रिएट मैनर पे, कोई जरूरत आपको जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी प्रोबेबिलिटी को इसी स्टेट पर लिखें, वो फॉर्मूला भी सही है। उसके बाद बारी आती है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बोल्ट्जमैन फैक्टर की। फैक्टर्स से क्या मुराद है बोल्ट्जमैन के, ये इस चीज को शो करता है कि रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टेट, यानी जो दो चीज स्टेट की प्रोबेबिलिटी है उनका रेशियो फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं इसी चीज को समझाने लगा हूं फैक्टर के फॉर्म पर। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेट है P ऑफ I, ठीक है। इसी तरह एक और स्टेट बना दिया मैंने P ऑफ J समझाने के लिए, ताकि यहाँ जो स्टेट है वो J है, इसीलिए आप कोई भी दो स्टेट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट स्टेट की एनर्जी आएगी वो होगी एप्सिलॉन माइनस एनर्जी ऑफ I डिवाइड बाय KT डिवाइड ओवरऑल डिवाइड एनर्जी ऑफ एप्सिलॉन ऑफ एनर्जी ऑफ J, ठीक है ना, डिवाइड बाय KT, क्योंकि दो अलग अलग एनर्जी है। ये इस वक्त नीचे मौजूद है, इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो यकीनी तौर पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पर इस वैल्यू को ऊपर लेके जाके पॉजिटिव करूं तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तो दो बेस सेम है।
तो बेस सेम की वजह से मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉमन की वजह से ये दोनों वैल्यू एक जगह हो जाएंगी, तो ये पॉजिटिव का ई जे है पहले आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद माइनस का ई आई है वो बाद में आ जाएगा, और ये ओवरऑल डिवाइड हो जाएगा के टी पर, ठीक है। तो इस बिहाफ पर मैं कह सकता हूं कि P ऑफ I डिवाइड बाय P ऑफ J बराबर है एप्सिलॉन ई जे माइनस ई आई डिवाइड बाय के टी के, जो कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी कि बोल्ट्जमैन क्या चीज़ है और स्टेट मॉडल बेस स्टेट से क्या मुराद है, सर्टेन फंक्शंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट एनर्जी ऑफ दैट स्टेट एंड द टेम्परेचर ऑफ ऑल्सो दैट स्टेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अक्सर डीप लर्निंग ट्यूटोरियल के अंदर जो है वो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन या बोल्ट्जमैन मशीन को इग्नोर किया जाता है और डायरेक्ट वो रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन की तरफ मूव हो जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन स्टार्टिंग ट्यूटोरियल पे यही थी कि पहले मैं आपको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन और बोल्ट्जमैन मशीन और इसी तरह फैक्टर के हवाले से बताऊं, ताकि ये बात समझ में आए, बेहतर तरीके से आए कि एनर्जी बेस्ड मॉडल से क्या मुराद है और ये प्रोबेबिलिस्टिक या स्टोकेस्टिक मॉडल क्यों कहलाता है और ये किस तरह से एक जनरेटिव मॉडल है, डेटा को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फैक्टर हमें ये बताता है कि बोल्ट्जमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट को सबसे पहले ऑक्युपाइड करता है, यानी जिस स्टेट की एनर्जी जितनी लो होगी वो उतने ही जल्दी ऑक्युपाइड होगा, ठीक है। यानी अगर हमारे पास एक स्टेट की कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है 10 तक, तो इसमें जो 1 स्टेट है वो उसकी जो स्टेट है लोअर एनर्जी स्टेट है वो 1 सबसे कम है, तो सबसे पहला जो ऑक्युपाइड होगा वो ये एरिया होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा एंड सो ऑन, इसी तरह से ये चीजें जाएंगी, जो फैक्टर का फॉर्मूला भी हमें रिप्रेजेंट करके दे रहा है। तो एट लास्ट ये हमारे पास वो बेसिक फॉर्मूला है जो बोल्ट्जमैन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी स्टेट एंड टेम्परेचर स्टेट। होपफुली ये बात आपको क्लियर होगी। कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन पे मुझसे जरूर पूछो यार, कोशिश करूंगा मैं आपको इस हवाले से बर वक्त जवाब दे सकूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कोई एडिशनल आपकी सजेशन है जो आप चाहते हैं कि इस वीडियो सेशंस के अंदर ऐड किया जाए तो मुझे ज़रूर बताएं, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बनाऊं। थैंक यू।